हेलो, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का फर्स्ट वीडियो हम डाल दिए हैं, उसी के आगे पार्ट 2 लेकर आए हैं, जो आगामी बिहार टीचर एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य में होगा। तो देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। उन्नीस सौ 16 में कांग्रेस के लखनऊ सम्मेलन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार। नेक्स्ट है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो गए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो विवाद चल रहा था 1916 में, दोनों एक हो गए। दादा भाई नौरोजी को द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। जैसे इंडिया का वृद्ध पुरुष किसे कहते हैं, तो दादा भाई नौरोजी को। वैसा ही क्वेश्चन आता है ब्रिटेन का वृद्ध पुरुष, तो गोल्ड स्टेन उनका नाम था। आइए नेक्स्ट। अमीर अली के नेतृत्व में 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित की गई। पूछेगा कि 1908 में मुस्लिम लीग का ही एक शाखा लंदन में किसके नेतृत्व में स्थापित किया गया था, तो अमीर अली के नेतृत्व में। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयू फ्रेजर था। बंगाल विभाजन जब 1905 हुआ था तो उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर बंगाल का कौन था, तो एंड्रयू फ्रेज। गांधी जी ने सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा और दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने इंडियन ओपिनियन अखबार का प्रकाशन किया तथा 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। नेक्स्ट है गांधी जी ने भारत वापसी 1915 के पश्चात सर्वप्रथम 1917 में चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया। इसी आंदोलन की सफलता के बाद उन्हें राष्ट्रीय पहचान मिल गई। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे, तो 1915, 9 जनवरी 1915। इसी के चलते प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग मनाते हैं। उसके बाद सर्वप्रथम 1917 के चंपारण आंदोलन में गए और वहाँ पर तिनकठिया व्यवस्था को समाप्त किया और इन्हीं के बाद उन्हें राष्ट्रीय पहचान मिला। चंपारण जो बिहार में यूरोपीय अधिकारियों ने किसानों से एक अनुबंध कर लिया था कि वे अपनी भूमि के 3/20 हिस्से पर यानी 1 बीघा में 3 कट्ठा पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करेंगे, जो तिनकठिया के नाम से जानी जाता था। और गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन रॉलेट एक्ट 1919 के विरोध में था। रॉलेट एक्ट के तहत अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल के अंदर रख सकता था। जनता ने इसे काला कानून की संज्ञा दी। 13 अप्रैल 1919 को भारतीय इतिहास का सबसे नृशंस हत्याकांड जलियांवाला बाग हत्याकांड माना जाता है, जब जलियांवाला बाग में लोग अपने नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में शांतिमय जनसभा कर रहे थे। उसी समय अंग्रेज जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। तो ये बार बार पूछता है किनके गिरफ्तारी में बैठक हो रहा था, तो डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सतपाल मलिक। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी और वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य शंकर नायर ने अपना त्यागपत्र दे दिया। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन के साथ ही 1920-21 में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा हत्याकांड, जो 5 फरवरी 1922 के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 को। कहाँ, तो गोरखपुर। 1923 में कांग्रेस सदस्य को विधानमंडल में प्रवेश के विचार से
मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। किस उद्देश्य से किए थे? तो हम विधानमंडल में चुनाव लड़ सकते हैं और राजनीतिक में प्रवेश कर सकते हैं। कोकरी षड्यंत्र केस के तहत राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल तथा राजेंद्र लहड़ी को फांसी दे दिया गया। नेक्स्ट है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने के आरोप में भगत सिंह, बुटकेश्वर दत्त तथा उनके अन्य साथियों पर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। इसी केस के अंतर्गत जेल में भूख हड़ताल पर बैठे क्रांतिकारी जतीन दास की 64 दिन बाद मृत्यु हो गया। बाद में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मुकदमा चलाकर फांसी की सज़ा सुनाई गई और उन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी दे दिया गया। 1927 में सर जॉन्स, उसके बाद नेक्स्ट आइए इधर है, 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया गया। आयोग में सभी अंग्रेज सदस्य के कारण भारतीयों ने इसका विरोध किया। इस आयोग को वर्तमान सरकारी व्यवस्था, शिक्षा के प्रसार तथा प्रतिनिधि संस्थाओं के अध्ययन के पश्चात यह रिपोर्ट देनी थी कि भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना कहाँ तक लाजमी है तथा इसके लिए भारत कहाँ तक तैयार है। नेक्स्ट, अगस्त 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस रिपोर्ट में ऐसे संविधान निर्माण की योजना थी जिससे पूर्ण उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था होगी। उसके बाद है, सर्वप्रथम कांग्रेस कार्य समिति द्वारा निर्धारित किया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज के रूप में मनाया जाएगा। गांधी जी की 11 सूत्री मांगों को वायसराय इरविन द्वारा ठुकराए जाने के प्रतिक्रिया स्वरूप सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक सत्याग्रह की शुरुआत की। इस सत्याग्रह के दौरान गांधी जी साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ 240, कुछ स्रोतों में 241 मील की लंबी पद के बाद 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे, जहां 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। नेक्स्ट, 12 नवंबर 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट तथा संवैधानिक मुद्दों पर चर्चा के लिए लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। 19 जनवरी 1931 को बिना किसी वास्तविक उपलब्धि के यह सम्मेलन को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च 1931 के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया। इसी समझौते के तहत गांधी जी एवं कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए सहमति जताई। नेक्स्ट, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधि के विषय पर एक पचांट घोषित किया, जिसे सांप्रदायिक पचांट कहा गया। इसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई के साथ साथ दलित को भी अल्पसंख्यक मानकर पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। 17 नवंबर 1932 को लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। एक और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे भारतीय थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। यह बार बार पूछता है कि वह कौन नेता थे जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लॉर्ड लिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा, जिसे अगस्त प्रस्ताव का नाम दिया गया। इस प्रस्ताव के अंतर्गत अंतरिम सरकार के गठन की मांग को खारिज कर दिया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत पहले सत्याग्रही विनोबा भावे तथा दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू, ये भी बार बार पूछा जाता है। कभी कभी तीसरा सत्याग्रही भी पूछ देता है, जिनका नाम ब्रह्मदत्त था। 11 मार्च 1942 को तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने क्रिप्स मिशन की घोषणा की। 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया और महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को उत्तर दिनांकित चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक कहा।
ये थोड़ा और है। क्रिप्स मिशन की वापसी के बाद गांधी जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को कांग्रेस की वर्धा बैठक में स्वीकार कर लिया गया, जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम महान लड़ाई था। कांग्रेस की ग्वालियर टैंक जो बम्बई में है, 8 अगस्त 1942 को बैठक में अंग्रेजी भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। आज़ाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले मनमोहन सिंह के मन में आया था, जो ब्रिटेन की भारतीय सेना के अधिकारी थे। ये भी पूछता है बार बार कि आज़ाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले किनके मन में आया था, तो मनमोहन सिंह, जो ब्रिटेन के भारतीय सेना के अधिकारी थे। 1 सितंबर 1942 को आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न का गठन किया गया। आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न का गठन कब? 1 सितंबर 1942। 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुँचे। उन्हें आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया। सिंगापुर पहुँचे 43 में, आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति भी घोषित हो गए। लाल किला मुकदमा 1945 आज़ाद हिंद फौज के सिपाही सरदार गुरबख्श सिंह, श्री प्रेम सहगल तथा शाहनवाज पर चलाया गया। अदालत में इनकी वकालत भूलाबाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कटजू तथा जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये लाल किला मुकदमा से हमेशा क्वेश्चन आता है कि वकालत किसने किसने किया था, तो भूलाबाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कटजू तथा जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। सीआर फार्मूला राजगोपालाचारी द्वारा 1944 में लाया गया, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते की बात रखी गई थी। तो सीआर फार्मूला कब पारित किया गया था? 1944। किनके द्वारा? राजगोपालाचारी द्वारा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते की बात रखी गई थी, लेकिन हो नहीं सका। अक्टूबर 1943 में लिनलिथगो की जगह लॉर्ड बेवेल भारत के वायसराय बनकर आए और 14 जून 1945 को बेवेल द्वारा बेवेल योजना प्रस्तुत किया गया। बेवेल प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु जून 1945 में शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो जून 1945 में। ये भी बार बार पूछता है कि शिमला सम्मेलन कब हुआ था, तो जून 1945। मुस्लिम लीग की अनुचित मांगों के कारण यह सम्मेलन असफल रहा। नेक्स्ट है, भारतीय नेताओं ने अनौपचारिक स्तर पर बातचीत के लिए 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन के सदस्यों में शामिल थे सर स्टोफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर तथा पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया और 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अस्थायी अध्यक्षता में संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अगस्त 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई। इसमें मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी। जब अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा हुआ था ना, तो उसमें मुस्लिम लीग भागीदारी नहीं लिए थे। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने भारत के विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की योजना प्रस्तुत की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। ये पूछता है बार बार कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया, तो 18 जुलाई 1947 याद रखना है। इस अधिनियम के तहत ही 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान को डोमिनियन का दर्जा प्राप्त हुआ।